हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विकास पारेख आपका स्वागत करता हूं। भूगोल विषय अपने आप में अत्यंत ही व्यापक विषय है, विस्तृत विषय है। जितना बड़ा ये भूमंडल, जितना बड़ा ब्रह्मांड, उतना ही विशाल यह विषय है। सामान्यतः भूगोल विषय को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक भौतिक भूगोल, जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा मानव भूगोल, जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, का हम मोस्टली अध्ययन करते हैं। कक्षा 11 के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। एक भूगोल विषय के विद्यार्थी होने के नाते जब तक फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन ना किया जाए तब तक भूगोल विषय का ज्ञान अधूरा ही समझा जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है सौर मंडल। जब तक इस सौर मंडल का हमें व्यापक ज्ञान ना हो तब तक अन्य जानकारी प्राप्त करना निरर्थक रहता है। ऐसे में आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सौर मंडल। तो बिना देर किए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं सामने सौर मंडल होता क्या है ज़रा जानें। एक सामान्य शब्दों के रूप में अगर बात करूं तो सौर मंडल विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह से संबंधित एक परिवार है। अर्थात ग्रह, उपग्रह, विभिन्न छोटे पिंड और सूर्य से मिलकर निर्मित एक परिवार सौर परिवार या सौर मंडल कहलाता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का अपना एक परिवार। ब्रह्मांड में लाखों सूर्य हैं। इस वाक्य को सुनकर शायद आप आश्चर्य करें, लेकिन ये फैक्ट है। ब्रह्मांड में सिर्फ एकमात्र सूर्य वह नहीं जिसे हम देखते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे लाखों सूर्य मौजूद हैं, लेकिन हमें सिर्फ हमारे सौर परिवार का ही सूर्य दिखाई देता है। और इस सूर्य के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह ये सूर्य है, और उसके बाद बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम यानी प्लूटो, ऐसे तमाम ग्रह हैं जो वृत्ताकार या अंडाकार मार्ग में, आप देख सकते हैं ये मार्ग दिखाए गए हैं, इन मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। तो हमने जो अभी जाना वो ये देखा कि सौर मंडल या सौर परिवार विभिन्न ग्रह, उपग्रह, छोटे अन्य पिंड, जिनकी हम चर्चा करेंगे आगे जाके, धूमकेतु, विभिन्न प्रकार की उल्काएं आदि से निर्मित जो एक समूह बनता है, यही समूह सौर मंडल कहलाता है। चित्र आप देख सकते हैं सामने कि किस तरीके से सूर्य को दिखाया गया है।
और ये विभिन्न प्रकार के ग्रह, और इन्हीं में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है, जो सूर्य के क्रम में तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर बुध, फिर शुक्र नज़दीक में, और तीसरा जो ग्रह आता है सूर्य से दूरी के आधार पर, वो पृथ्वी है। हालांकि इस बात की भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक को देखें। ब्रह्मांड में वैसे तो कई सौर मंडल हैं, लेकिन हमारा सौर मंडल या सौर परिवार, जैसे मैंने भी चर्चा की थी, सभी से अलग है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में कई सौर मंडल हैं, कई सूर्य हैं, और उनके अपना एक अलग परिवार, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो अपने अपने परिवार का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मांड में कई सौर मंडल हैं, लेकिन हमारा सौर परिवार सबसे अलग, जिसका आकार एक तश्तरी जैसा है। तश्तरी जैसा अर्थात चपटा है। अन्य सौर मंडलों का आकार ऐसा ना होकर किसी का गोलाकार है, किसी का वृत्ताकार है, लेकिन हमारा जो सौर परिवार है उसका आकार एक तश्तरी नुमा है, जिसको हमने देखा था। आप देख सकते हैं, इसे चपटे रूप में दिखाई दे रहा है। यदि आप अपने फ़ोन को तिरछा करें, फ्लैट में लें, तो आप देख सकेंगे कि एक तश्तरी के नुमा आकृति दिखाई देती है, कि जिस तरह तश्तरी फैली हुई होती है, कि ये तश्तरी का मिड पॉइंट होता है और उसके बाद तश्तरी बाहर की ओर निकली हुई होती है। तो उसी तरह से हमारा सौर परिवार भी तश्तरी नुमा है। हमारे सौर मंडल में सूर्य और वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात जैसे मैंने शुरुआत में चर्चा की थी, सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य और सूर्य से संबंधित विभिन्न खगोलीय पिंड शामिल किए जाते हैं, और इन खगोलीय पिंडों के अंतर्गत होते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य पिंड। ये सभी जो ग्रह, उपग्रह हैं, ये सभी एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। आप देखें, इस डायग्राम के अंतर्गत ये सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, राउंड कर रहे हैं, इस प्रकार से लगातार राउंड किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह एक दूसरे से टकराता नहीं और कोई भी ग्रह कहीं आता जाता नहीं। अर्थात जिस जगह मौजूद है वो अपनी उसी कक्षा में, कि जैसे बृहस्पति यहाँ पर है तो ये बृहस्पति की कक्षा है, बृहस्पति इसी सर्किल में अपना राउंड काटेगा अर्थात चक्कर लगाएगा। ये बृहस्पति यहाँ नहीं या यहाँ नहीं जाता। तो ऐसे में ये सभी पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हुए हैं और सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं, ये अपना अस्तित्व जो बनाए हुए हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाए हुए हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हमारी पृथ्वी में ये बल विशेष रूप से पाया जाता है जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, वह वस्तु नीचे आ जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि पृथ्वी की जो सतह है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है वस्तुओं को। ऐसा ही आकर्षण जो कहलाता है वो गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्व प्लस आकर्षण, ये एक बल लगता है। अर्थात किसी भी वस्तु को यदि आप ऊपर फेंकेंगे तो उसका नीचे आना निश्चित है। तो यही जो बल है, इसी बल के कारण तमाम पिंड, तमाम ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भूगोलवेत्ता हुए कोपरनिकस, इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के
चारों ओर घूमते हैं। सौर मंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है, जिसका अपना प्रभुत्व भी है। कल्पना करके देख लीजिए कि अगर इस दुनिया से सूर्य समाप्त हो जाए तो क्या होगा। सूर्य अगर ना रहे तो सबसे पहली चीज़, समस्त ग्रह जो एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगाना बंद कर देंगे। हम अन्य ग्रहों की बात को बाद में करें, अगर पृथ्वी की ही बात करें, पृथ्वी अपना चक्कर लगाना बंद कर देगी। सूर्य के अभाव में संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। ऋतुएं परिवर्तित नहीं होंगी, दिन और रात का निर्माण नहीं होगा, और यहाँ तक सबसे विशेष बात, जीवन की समाप्ति हो जाएगी। अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो भी अस्तित्व में है आज, वो सूर्य के कारण मौजूद है, सूर्य के प्रकाश के कारण मौजूद है। इसका ना होना संपूर्ण जैव जगत को नष्ट करने जैसा है। तो सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का आकार सबसे बड़ा है, जिसका अपना प्रभुत्व है, और सौर मंडल के अंतर्गत जितना द्रव्य मौजूद है, इस द्रव्य का 99.99 यानी 99.999% जो भी है वो सूर्य में ही निहित है। अर्थात सूर्य ही सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिसके तहत संपूर्ण जैव जगत संचालित हो रहा है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य और सबसे बाहरी सीमा पर नेपच्यून ग्रह है। जैसा हमने देखा था, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य और उसके सबसे बाहरी क्षेत्र में नेपच्यून है। इससे पहले प्लूटो हुआ करता था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि प्लूटो सबसे बाहरी सीमा पर था और प्लूटो चक्कर लगाते लगाते अपने रास्ते से भटक गया। इसने सूर्य के चक्कर लगाना बंद कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, जो पिंड सूर्य के चक्कर नहीं लगा रहा उसे ग्रह नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ग्रह कहते किसे? ग्रह उन पिंडों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा उसे ग्रह नहीं कह सकते। पहले प्लूटो भी चक्कर लगाता था, लेकिन अगस्त 2006 में इसने जब जांच की भूगोलवेताओं के द्वारा, अमेरिकी संस्थान नासा के द्वारा जांच की गई, तो इस जांच में पता चला कि प्लूटो ने सूर्य के चक्कर लगाना बंद कर दिया। इसलिए प्लूटो को ग्रहों की संज्ञा से बाहर कर दिया गया। तो आज वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह शामिल किए जाते हैं: बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। आप देख सकते हैं सामने इन ग्रहों को। सौर मंडल दोबारा से स्पष्ट कर देते हैं इन चीज़ों को कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, बात आ गई। इसके अतिरिक्त धूमकेतु, उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। आप देख सकते हैं सौर मंडल को किस तरह से दिखाया गया है कि सूर्य और फिर क्रमानुसार ये समस्त ग्रह दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बात करें
सौर मंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जैसे अभी मैंने चर्चा की थी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। ये क्रम से दिए गए हैं सूर्य से दूरी के आधार पर। सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है। सेकंड नंबर जो आता है सूर्य से दूरी के आधार पर वो शुक्र आता है। फिर आप इस नीले रंग में देख सकते हैं पृथ्वी, उसके पश्चात मंगल, ये सबसे बड़ा जो दिया गया है वो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। इसके पश्चात शनि, जिसके चारों तरफ वलय दिखाए गए हैं, अरुण और ये वरुण। ये 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में 9वां ग्रह प्लूटो था, जैसे मैंने अभी बताया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ये 9वां ग्रह अगर होता तो इस जगह होता, लेकिन इसने सूर्य के चक्कर लगाना बंद कर दिया, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। आइए बात करें सूर्य के बारे में। सूर्य क्या होता है? हालांकि हम चर्चा करेंगे समस्त ग्रहों के बारे में एक एक करके, लेकिन सबसे पहले जो सेंटर है, केंद्र है, सौर मंडल का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, मुखिया है। जिस तरह परिवार का अपना एक मुखिया होता है और पूरा परिवार उस मुखिया के इर्द गिर्द संचालित रहता है, उसी तरह से सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है और इसके केंद्र में स्थित एक तारा है, अर्थात सूर्य एक तारा है। सबसे बड़ी चीज़ याद आती है कि सूर्य एक तारा है। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे संभव है, सूर्य एक तारा कैसे है? पहले मैं आपको बता दूं तारा होता क्या है। तारे की अगर परिभाषा जाने तो तारा ब्रह्मांड में उपस्थित वह पिंड है जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है। ये ध्यान रखें, तारा वह पिंड होता है जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है। सूर्य भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो ये ध्यान रखें, कई बार कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य क्या एक तारा है? बिल्कुल, सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है। तो तारा किसे कहते हैं? तारा ब्रह्मांड में उपस्थित वह पिंड जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यानी पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा सूर्य। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, जिसमें 7 महाद्वीप, महासागर, छोटे द्वीप, कई देश तमाम मौजूद हैं, और इनसे 110 गुना जिसका व्यास अगर देखें तो 110 गुना ज़्यादा है व्यास सूर्य से। और पृथ्वी से जो सूर्य बड़ा है वो 13 लाख गुना बड़ा है। अपने आप में बहुत विशाल विकराल रूप लिए हुए सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, आप अनुमान लगा सकते हैं तो ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। ब्रह्मांड का कोई छोर अभी तक मानव को प्राप्त नहीं हुआ कि कहाँ से ब्रह्मांड का आरंभ होता है और कहाँ ब्रह्मांड की समाप्ति होती है। लेकिन इस बात का अनुमान इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, तो अपने आप में काफ़ी विशालता लिए हुए है। पृथ्वी को जो सूर्य से ताप मिलता है अर्थात गर्मी प्राप्त होती है, वो सूर्य का सिर्फ 2 अरबवा भाग ही मिलता है। सूर्य से पृथ्वी को जो
गर्मी मिलती है वो सिर्फ 2 अरबवा भाग। तो सोचिए सूर्य के नज़दीक अगर हम जाएं तो कितनी गर्मी होगी। मानव के द्वारा आज तक सूर्य के नज़दीक नहीं जा पाया गया है, क्योंकि सूर्य का जो तापमान है सतह का, वो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस उस समय होता है हमारे क्षेत्र में धरातल पर जब अत्यधिक गर्मी होती है, और 50 डिग्री सेल्सियस पे तो मानव त्राही त्राही करने लगता है। जब किसी भी प्रकार के कूलर और पंखे कोई काम नहीं आते, वो समय होता है 42, 45 और 50 डिग्री का। 55 और 60 डिग्री तक आते आते खेतों में आग लग जाती है, झोंपड़ियाँ जल जाती हैं। तो सोचिए यहाँ की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है, काफ़ी अधिक तापमान है। सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यानी जिस तरह पृथ्वी आकर्षित करती है वस्तुओं को, उसी तरह सूर्य भी आकर्षित करता है, और इसकी जो आकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। अर्थात जितनी तीव्र गति से कोई वस्तु पृथ्वी पर आती है, उससे 28 गुना तीव्र गति से कोई वस्तु सूर्य की सतह पर पहुंचती है। अर्थात सूर्य का जो आकर्षण शक्ति है वो काफ़ी अधिक है। सूर्य के प्रकाश को धरातल तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। यानी सूर्य की वो पहली किरण जब वातावरण वायुमंडल को भेदते हुए धरातल पर आती है, तो सूर्य से लेकर धरातल तक आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 18 सेकंड का लगता है। ये सूर्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की हमने। ये हमारी पृथ्वी का चित्र है। इस तरह हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई देती है। ये जो नीला रंग है वो नीला रंग वाटर को दिखाता है, अर्थात पानी को दिखाता है, और इसके अलावा बाकी का क्षेत्र सतही क्षेत्र है। ये सफ़ेद रंग बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। ये संपूर्ण क्षेत्र में महाद्वीपीय क्षेत्र है, और ये संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से संबंधित और सौर मंडल से संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तमाम डायग्राम और इनका PDF आपको लिखित में दिया गया है, जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। शेष जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। आगामी वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद विकास पारेख। इसमें आपको विभिन्न तरह की अन्य वीडियो जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं समय दर समय प्राप्त होती रहेंगी। लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।